स्वागत है आप सभी को एग्ज़ाम रिजल्ट पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th का साइंस, जो कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 18 तक। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक का जितने भी चैप्टर वाइज प्रश्न दिया हुआ है वो सभी प्रश्न को हम पढ़ेंगे। और बचा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 18 तक, उसकी वीडियो हम नेक्स्ट बार लेकर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर बचेगा उसका नेक्स्ट वीडियो हम अगले बार लेकर आएंगे। ठीक है, आपके सामने। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का जो साइंस है, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक का जितने भी प्रश्न दिया हुआ है चैप्टर में, वो सभी प्रश्न को हम एक एक करके चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं इस पाठ का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपके सामने, पाठ का नाम है जल और जंगल। ठीक है, और ये प्रश्न जो है आपका NCERT और SCERT दोनों बुक से लिया गया प्रश्न है। ठीक है, और इसमें जितने भी प्रश्न दिया हुआ है सही प्रश्न को हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि जीवन की सर्वप्रथम उत्पत्ति किस में हुई? तो यह हुआ था जल में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 2 है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने पीने, खाना बनाने, घर तथा बर्तन साफ करने तथा अन्य दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्तिगत कम से कम कितने लीटर जल का मापदंड रखा है? तो यह रखा था आपका 50 लीटर। ठीक है, 50 लीटर रखा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष मनाया? तो यह मनाया था 2003 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, जल संरक्षण की महानता को दर्शाने के लिए प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप जानते हैं कि जल दिवस प्रत्येक साल 22 मार्च को मनाया जाता है, तो जल दिवस 22 मार्च हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, इनमें से कौन एक जलीय ग्रह है? तो आप जानते हैं कि पृथ्वी एक जलीय ग्रह है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है कि जल की उपलब्धता में कितना प्रतिशत जल समुद्र में खारे जल के रूप में मौजूद है? तो यह आपका है 97%। ठीक है, 97% याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने, इनमें से कौन जल का मुख्य स्रोत है? तो सागर भी है, नदी और झील भी है और तालाब है, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या है? जल का मुख्य स्रोत है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने कि आगरा स्थित ताजमहल के पीले होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका कारण है अम्ल वर्षा जल। ठीक है, अम्ल वर्षा जल के कारण ताजमहल जो है ना पीले होते हुए जा रहा है। ठीक है, तो इसका कारण है अम्ल वर्षा जल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने फ्रेंड्स कि भूमि के नीचे संचित जल को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है भूमिगत जल। ठीक है, भूमि के नीचे संचित जल को भूमिगत जल कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है फ्रेंड्स कि शेष जल का कितना प्रतिशत भाग उपयोग के दौरान बर्बाद हो जाता है? तो यह 70% जो है ना, 70% जो है ना, शेष जल का कितना प्रतिशत? तो 70% जो है ना जल जो है उपयोग के जो है ना दौरान बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है फ्रेंड्स कि वर्षा जल का संग्रहण कर स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनका उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है जल संभर प्रबंधन और वाटरशेड मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने फ्रेंड्स कि किस प्रदेश में जन भागीदारी से पानी रोको अभियान के तहत उज्जैन मेले में डबरिया बनाकर खेती की जा रही है? तो यह मध्य प्रदेश में। ठीक है, डबरिया बनाकर खेती कहाँ की जा रही है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने, इनमें से कौन जीवन का आधार है? तो जल। सभी जीव जंतु के लिए जल जीवन का आधार है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए जल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने कि पृथ्वी से वायुमंडल तथा वायुमंडल से पृथ्वी पर जल के चक्रीय आवागमन को कहा जाता है?
जल चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल चक्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने फ्रेंड्स कि फ्रांस में जल की बर्बादी को रोकने के लिए किसकी बहाली की गई है? तो वहाँ पर जल पुलिस की बहाली की गई है। कहाँ? फ्रांस में जल की बर्बादी को रोकने के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने। जल की बर्बादी को रोकने के लिए किस विधि से सिंचाई करनी चाहिए? तो ड्रिप विधि द्वारा। ठीक है, ड्रिप विधि के द्वारा सिंचाई करने से जल की बर्बादी को रोका जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने। किनको राजस्थान को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को राजस्थान में जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने कि खेत का पानी खेत में ही रोकने की संरचना को कहा जाता है। तो यह कहा जाता है डबरी। क्या कहा जाता है? डबरी। जो डबरी बनाकर खेती कहाँ किया जाता है? आप मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 की तरफ कि जलीय ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? जलीय ग्रह कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने कि जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो यह आपका अत्यधिक वर्षा नहीं हो सकता है। ठीक है, अत्यधिक वर्षा से क्या होता है? बाढ़ आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अत्यधिक वर्षा जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इस तरह से चैप्टर 1 का जितने भी प्रश्न दिया हुआ था वो अच्छा, इसमें और प्रश्न बचा हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है कि वनों से हमें अनेक जीवन उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हरा सोना। ठीक है, वन से हमें अनेक जीवन उपयोगी वस्तु प्राप्त की होती है, जिसके कारण वन को क्या कहते हैं? हरा सोना कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि मनुष्य को भोजन, वस्त्र तथा आवास उपलब्ध कराने में किसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो यह होता है वन का। ठीक है, वन से हमें क्या मिलती है? लकड़ी मिलती है, भोजन मिलती है, वस्त्र मिलती है, सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो भोजन, वस्त्र और आवास उपलब्ध कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वन का होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ 3 है कि चंदन के वृक्ष से क्या बनाए जाते हैं? तो लकड़ी, पाउडर, अगरबत्ती, इनमें से सभी हो जाएगा। ये सभी क्या है? लकड़ी, जो पाउडर जो होता है, अगरबत्ती जो होता है, ये सभी क्या है? चंदन के वृक्ष से बनाए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने। इनमें से कौन इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले वृक्ष में आता है? तो यह आता है आपका सागवान, शीशम, देवदार, सखुआ। ये सभी क्या है? इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले वृक्ष के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रश्न 5 है कि प्राकृतिक का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो वन को कहा जाता है। ठीक है, वन को प्राकृतिक का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने फ्रेंड्स। कुछ पौधों में बीज तथा फल का परिकीर्णन किसके द्वारा होता है? तो जंतुओं के द्वारा होता है। ठीक है, कुछ पौधों में बीज तथा फल का परिकीर्णन किसके द्वारा होता है? तो यह होता है जंतुओं के द्वारा। अगले प्रश्न के चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि इनमें से किसे मुर्दाखोर जीव कहा जाता है? तो यह जो है ना, सियार हुआ, गीद हुआ, कौवा और चील, ये सभी क्या है? मुर्दाखोर जीव है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने कि टाटा इंस्टीट्यूट के अनुसार स्वच्छ पर्यावरण के लिए एक व्यक्ति पर कितना पेड़ होना चाहिए? तो 16 पेड़ होना चाहिए। एक व्यक्ति पर कम से कम कितना पेड़ होना चाहिए? 16 पेड़ होना चाहिए। किसके अनुसार? टाटा इंस्टीट्यूट के अनुसार स्वच्छ पर्यावरण के लिए एक व्यक्ति पर कम से कम 16 पेड़ होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष मनाने की घोषणा की? तो यह किया था आपका 2011 में। ठीक है, 2011 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है किस पौधे से रंग प्राप्त होता है? तो यह मेहंदी से। ठीक है, मेहंदी से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 कि इनमें से कौन वन उत्पादन नहीं है? तो यह आपका हो जाएगा शीशा। ठीक है, शीशा वन उत्पादन नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि कौन अपघटक पौधों तथा जंतुओं के अवशेषों के परिणाम करते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस। कौन अपघटक पौधों तथा जंतुओं के अवशेषों को परिणत करते हैं? तो ह्यूमस हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने कि पृथ्वी से जीवों के लुप्त होने का एक कारण क्या है? तो यह कारण है वनों की कटाई। ठीक है, वनों की कटाई होने से जो है ना पृथ्वी से जीव जो है ना लुप्त होते हुए जा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि पीपल के वृक्ष के शीर्ष का आकार कैसा होता है? तो यह गुंबदाकार होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो यह कारण है आपका
वनों की कटाई और बढ़ती जनसंख्या, ये सभी क्या है, प्रदूषण का मुख्य कारण है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। औषधीय महत्व वाले पौधे कौन है? तो यह आपका नीम, तुलसी, ये सब क्या है, औषधीय पौधा है। ठीक है, दवा बनाने का कार्य आता है ये सब पौधा। ठीक है, कौन कौन? तुलसी और नीम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि गन्ने के पौधे किस गैस का अवशोषण करते हैं? तो यह करता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का अवशोषण करता है कौन? गन्ने के पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि अपघटक प्रकृति में पोषक तत्वों का क्या करता है? तो यह करता है अपघटन। ठीक है, अपघटक प्रकृति में पोषक तत्वों का क्या करता है? अपघटन करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि तितलियां पौधे के पुष्प से क्या ग्रहण करती है? तो मकरकंद। ठीक है, क्या करती है? मकरकंद ग्रहण करती है। और तो इस तरह से चैप्टर 1 में जो प्रश्न दिया हुआ, जितने भी प्रश्न फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव टाइप, वो सभी प्रश्न को हम पढ़ लिए। आप पढ़ रहे हैं क्लास 7th का साइंस। ठीक है, विज्ञान पढ़ रहे हैं, क्लास 7th का विज्ञान। ठीक है, तो चैप्टर 1 समाप्त हुआ। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2, और चैप्टर का नाम है जंतुओं में पोषण। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर में जो दिया हुआ है प्रश्न, उन सभी प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन जंतु अपने जीवन के लिए पौधों पर निर्भर रहता है? तो गाय, हिरन, बाघ, ये सभी क्या है, जंतु जो है ना, भोजन के लिए किस पर निर्भर रहता है? पौधे पर। ठीक है, तो इस तरह से इनमें से सभी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने कि परपोषण की प्रक्रिया कितने चरणों में होती है? तो यह होता है 2 चरण में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने कि एंजाइम की उपस्थिति में भोजन के जटिल स्वरूपों को ऐसे सरलतम रूपों में परिवर्तित करना जिनका उपयोग आवश्यकता अनुसार शारीरिक कोशिकाओं में हो सके, क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाता है पाचन। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 की तरफ कि कौन ऐसे जंतुओं को खाने में सक्षम होते हैं जिनका कोमल शरीर कैल्शियम कार्बोनेट के बने कवच के अंदर बंद हो जाते हैं? तो ये आपका है तारा मछली। ठीक है, तारा मछली का जो शरीर होता है वो बहुत ही कोमल होता है, और उनका शरीर जो है ना, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए कवच के अंदर बंद हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने, इनमें कौन मृदु जलीय एक कोशिकीय अनिश्चित आकार का प्राणी है? तो यह आपका है अमीबा। ठीक है, अमीबा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अमीबा है एक कोशिकीय जीव। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है कि मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के अंतर्ग्रहण तथा पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है जिसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं आहार नाल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो 8 से 10 होता है। ठीक है, 8 से 10 आहार नाल की लंबाई होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने, किस जगह से भोजन मुख गुहा में जाता है? तो मुख गुहा में भोजन जो है ना, मुख से जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है, पहले शिशुअवस्था में दूध का दांत की संख्या कितना होता है? तो 20 होता है। दूध का दांत जो है ना, कितना होता है शिशुअवस्था में? 20 होता है। ठीक है, 20 होता है दूध का दांत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने, किसे हम हर दिशा में घुमा सकते हैं? तो जीभ को। ठीक है, जीभ को हम हर दिशा में घुमा सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने, एक वयस्क मानव के मुख गुहा में दोनों जबड़ों में कुल कितने दांत होता है? तो 32 दांत होता है। एक वयस्क मानव के मुंह में कितने दांत होता है? 32 दांत होता है। और दूध का दांत कितना होता है? 20 होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कहता है कि भोजन को कुचलने और पीसने का कार्य कौन करता है? तो यह प्रीमोलर और मोलर, ये 2 प्रकार का यह दांत है, और दोनों जो है ना, भोजन को कुचलने और पीसने का कार्य करता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों। ठीक है, भोजन को कुचलने और पीसने का कार्य जो है ना, प्रीमोलर और मोलर, ये 2 दांत होती है, यह काम करता है भोजन को कुचलना और पीसना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने कि मुख गुहा में लार ग्रंथियाँ कितनी होती है? तो 3 जोड़ी होता है। ठीक है, मुख गुहा में लार ग्रंथियाँ कितनी होती है? 3 जोड़ी। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन है? तो यह होता है आमाशय। ठीक है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग आमाशय होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जठर रस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव किसमें होता है? तो यह होता है आमाशय में। ठीक है, किसमें होता है? आमाशय में होता है जठर रस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने। अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है? तो यह होता है भोजन रसधानी में। ठीक है, भोजन रसधानी में होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है। किसमें अपचे भोजन से जल का अवशोषण होता है? तो बड़ी आंत में। ठीक है, बड़ी आंत में अपचे भोजन से जल का अवशोषण होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने। स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो यह होता है मुख गुहा में। ठीक है, स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुख गुहा में। ठीक है, मुख गुहा हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 के सामने कि गुर्दा मार्ग से अपचे भोजन को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं बहिष्करण। क्या कहते हैं? बहिष्करण कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने। वसा का पाचन किसमें पूर्ण होती है? तो छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में वसा का पाचन पूर्ण होती है। तो इस तरह से चैप्टर 2 में जितने भी प्रश्न दिया हुआ था आपका किताब का वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो समाप्त हुआ। अब हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर 3 और पाठ का नाम है ऊष्मा। ठीक है, पाठ का नाम है ऊष्मा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 7th का साइंस। चलिए इसमें जो दिया हुआ प्रश्न है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न लगाते हैं आपके सामने। पहला प्रश्न है किसे जलाने पर हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है? तो कोयला, किरोसिन, लकड़ी, ये सभी को जलाने से हमें क्या चीज़ की प्राप्ति होती है? ऊष्मा की प्राप्ति होती है। तो इनमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जाड़े के दिन में हम अपनी हथेलियों को एक दूसरे से रगड़कर उन्हें क्या करते हैं? तो गर्म करते हैं। ठीक है, जाड़े के दिन में हम अपनी हथेलियों को एक दूसरे से रगड़कर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने। कार्य करने की क्षमता को आप जानते हैं ना कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने। किसे हम ऊष्मीय ऊर्जा भी कहते हैं? तो ऊर्जा को हम ऊष्मीय ऊर्जा भी कहते हैं। ऊर्जा को हम ऊष्मीय ऊर्जा भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने। कोई वस्तु कितनी गर्म है यह बताने के लिए उस वस्तु का क्या पता लगाना जरूरी है? तो ताप। ठीक है, कोई वस्तु कितनी गर्म है उसे पता लगाने के लिए हमें क्या पता लगाना होगा? तो उस वस्तु की ताप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 6 है किसी वस्तु को गर्म करने पर अर्थात उसे ऊष्मा प्रदान करने पर उसके ताप के साथ साथ उसका क्या बढ़ता है? तो उसका आकार बढ़ता है। किसी वस्तु को गर्म करने पर उसे ऊष्मा प्रदान करने पर उसके ताप के साथ साथ उसका क्या बढ़ता है? आकार बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 7 है कि बच्चे को कितना बुखार है? पानी कितना ठंडा या गर्म है? इसे मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर की सहायता से ना किसी बच्चे हो या कोई भी वयस्क आदमी होता है उसका शरीर की है ना बुखार को ताप को मापा जाता है। ठीक है, तो बच्चे को कितना बुखार है, पानी कितना गर्म है, ठंडा है, इसे मापने वाले यंत्र को कहते हैं थर्मामीटर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 है कि फ़ारेनहाइट मापक्रम का व्यवहार सबसे पहले कहाँ के वैज्ञानिक ने किया था? तो आप जानते हैं कि इंग्लैंड का वैज्ञानिक था। कहाँ का वैज्ञानिक था? इंग्लैंड का वैज्ञानिक था। ठीक है, फ़ारेनहाइट मापक्रम का व्यवहार करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक जो था वो कहाँ का था? तो इंग्लैंड के था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि फ़ारेनहाइट कहाँ का रहने वाला व्यक्ति था? तो यह था इंग्लैंड के रहने वाला व्यक्ति। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप लगभग कितना होता है? तो आप जानते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान जो है ना यह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने।
ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तो तांबा और एल्युमिनियम ये दोनों जो है ना ऊष्मा का अच्छा चालक होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ठोसों में ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि से होता है? तो यह चालन विधि से होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने कि ऊष्मा के हस्तांतरण की निम्नलिखित किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो यह विकिरण विधि हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है कि द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का हस्तांतरण निम्नलिखित किस विधि द्वारा होता है? तो द्रव और गैस में जो है ना यह संवहन विधि द्वारा होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि द्वारा आती है? तो यह हो जाएगा विकिरण विधि। ठीक है, विकिरण विधि द्वारा सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा आती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है कि ताप और ऊष्मा। तो ताप और ऊष्मा यह अलग अलग है और क्रमशः वस्तुओं की तापीय अवस्था तथा ऊर्जा है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा इनमें से दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने कि ठोसों की अपेक्षा द्रवों में ऊष्मीय प्रसार क्या होता है? तो अधिक होता है। ठीक है, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में ऊष्मीय प्रसार अधिक होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है धातु ऊष्मा का क्या है? तो धातु ऊष्मा का सुचालक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है पानी ऊष्मा का क्या है? तो पानी ऊष्मा का कुचालक है। ठीक है, पानी ऊष्मा का कुचालक है। प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कि द्रव तथा गैस। तो द्रव तथा गैस ये क्या है? साधारणतः ऊष्मा के कुचालक होता है और ऊष्मा का हस्तांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। किसमें? द्रव तथा गैस में। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इस तरह से चैप्टर समाप्त हुआ। अब हमारा अगला चैप्टर होगा चैप्टर 4। चैप्टर 4 होगा मेरा अगला चैप्टर का नाम है जलवायु और अनुकूलन। जलवायु और अनुकूलन हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 7th का साइंस। चलिए इस चैप्टर में जो प्रश्न दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है आपके सामने कि वायुमंडलीय तापमान में होने वाले परिवर्तन को पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो तापमापी का। किसका प्रयोग किया जाता है? तापमापी का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 2 है कि एक दिन या 24 घंटे में किसी स्थान विशेष की वायुमंडलीय दशाओं का कुल योग क्या कहलाता है? तो यह मौसम कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने। मौसम के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मौसम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कहाँ केंद्रीय ऋतु पर्यवेक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो यह है पूना में। ठीक है, पूना में केंद्रीय ऋतु पर्यवेक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने। चक्रवातों के आगमन तथा बदलते मौसम की सूचना कौन देते हैं? तो चक्रवातों के आगमन तथा बदलते मौसम की सूचना यह जो है ना रडार केंद्र देता है। कौन देता है? रडार केंद्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने। किसे मानसून देश कहा जाता है? तो भारत को मानसून का देश कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने। कहाँ का जलवायु उष्णकटिबंधीय है? तो भारत का जलवायु कैसा है? उष्णकटिबंधीय है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है अगर महासागरीय जलधारा ठंडा हो तो आसपास के स्थानों का जलवायु कैसा होगा? तो ठंडा होगा। ठीक है, यदि महासागर का जलधारा ठंडा होगा तो आसपास के स्थानों को जलवायु कैसा होगा? ठंडा होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने। इनमें से कौन शीत रक्तीय जीव है? तो सांप, छिपकली, गिलहरी ये सभी क्या है? शीत रक्तीय जीव है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने। इनमें से कौन ध्रुवीय देश है? तो कनाडा, ग्रीनलैंड और नॉर्वे और स्वीडन या क्या है? ये सभी जो है ना ध्रुवीय देश है। ठीक है, ध्रुवीय देश है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कि ध्रुवीय भालू का रंग कैसा होता है? तो यह होता है सफ़ेद। ध्रुवीय भालू का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने कि ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाले जीव कौन है? तो ये है पेंगुइन, ठीक है, पेंगुइन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने कि उष्णकटिबंधीय नम प्रदेश का जलवायु कैसा होता है? तो गर्म तथा आर्द्र होता है। उष्णकटिबंधीय नम प्रदेश का जलवायु गर्म तथा आर्द्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने कि आर्कटिक टर्न नामक पक्षी किस में पाया जाता है? तो यह जो है ना विषुवत रेखा में, ठीक है, विषुवत रेखा पर पाया जाता है, ठीक है। आर्कटिक टर्न नामक पक्षी किस पर पाया जाता है? तो विषुवत रेखा पर, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने कि समुद्र तल से ऊंचाई की ओर बढ़ने पर तापमान में क्या परिवर्तन होता है? तो कमी होती है। समुद्र तल से ऊंचाई की ओर बढ़ने पर तापमान में कमी होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने कि रेडियन कहाँ पाया जाता है? तो समुद्र में, ठीक है, समुद्र में। रेडियन कहाँ पाया जाता है? समुद्र में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने कि वायुमंडल की आर्द्रता किस में मापी जाती है? तो आर्द्रमापी से। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं आर्द्रता मापी, ठीक है। तो वायुमंडल की आर्द्रता किस में मापा जाता है? तो आर्द्रमापी में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने कि लायन टेल्ड लंगूर भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है? तो यह है पश्चिमी घाट के वन में। पश्चिमी घाट के वन में लायन टेल्ड लंगूर पाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने कि किस जीव के शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलता रहता है? तो ये आपका है शीत रक्तीय जीव, ठीक है, शीत रक्तीय जीव का। जैसे शीत रक्तीय जीव में आपका जो है ना गिलहरी है, ये जो है ना शीत रक्तीय जीव है, तो इस सबका जो है ना आकार जो है ना वातावरण के अनुसार बदलते रहता है, ठीक है। शरीर का तापमान जो है ना वातावरण के अनुसार बदलते रहता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, शीत रक्तीय जीव का शरीर का तापमान जो है ना वातावरण के अनुसार बदलते रहता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 20 है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ है? तो आप जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है ना हरियाणा में है, ठीक है। कहाँ पर है? हरियाणा में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने किस चिड़िया की चोंच लंबी होती है? तो टूकन चिड़िया। टूकन चिड़िया इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। टूकन चिड़िया की चोंच लंबी होती है। अगले प्रश्न की ओर, तो इस तरह से यहाँ पर चैप्टर 4 का सारा प्रश्न समाप्त हुआ। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 और चैप्टर का नाम है पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। चैप्टर 5 आप पढ़ रहे हैं क्लास 7th का साइंस चैप्टर 5। चलिए पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ प्रश्न, जितने भी प्रश्न दिया हुआ है, चलिए उसको एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि दूध को दही में बदलना क्या कहलाता है? तो दूध को दही में बदलना यह क्या है? परिवर्तन है। क्या है? यह परिवर्तन है, तो परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं कहलाता है? तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 3 है कि पदार्थ का रंग उसका भौतिक गुण है, अतः पदार्थ के रंग में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका भौतिक परिवर्तन, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने कि इनमें से कौन पदार्थ द्रव में घुलता है? तो नमक, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, इनमें से सभी जल में घुलनशील पदार्थ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 5 है किसे रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने कि धातु को पीटकर उसका पत्थर बनाना क्या कहलाता है? तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने। कोल को जलाने पर कार्बन वायु के ऑक्सीजन से संजोग कर एक नया पदार्थ बनाता है, और वो पदार्थ कौन है? तो ये आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने कि कोयले का जलना क्या कहलाता है?
तो यह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि आज तक लगभग कितने तत्व ज्ञात हो चुका है? तो 106 तत्व। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है CO2। ठीक है, CO2 है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कि लोहा वायु के ऑक्सीजन एवं नमी से अभिक्रिया कर लाल भूरे रंग का एक नया ठोस पदार्थ बनाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जंग लगना। ठीक है, क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। ठीक है, जंग कब लगता है? लोहा वायु के ऑक्सीजन एवं नमी से अभिक्रिया करता है तो क्या लगता है? जंग लगता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने कि कपड़ा धोने वाले सोडा के जलीय विलयन में नींबू का रस डालने पर क्या मुक्त होता है? तो यह होता है आपका CO2। ठीक है, क्या होता है? CO2 मुक्त होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्न में से किसमें नए पदार्थ बनता है? तो यह हो जाएगा आपका जलने में। ठीक है, जलने में एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने, किसमें जंग लगता है? तो नम्न वायु में। ठीक है, नम वायु में जंग लगता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि निम्न में से किस प्रक्रिया में प्रकाश अवशोषित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अवशोषित होता है। ठीक है, किस प्रक्रिया में प्रकाश अवशोषित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने कि ऊर्ध्वपातन की घटना होने वाले पदार्थ कौन है? तो नौसादर और कपूर, ये दोनों जो है ना ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने कि गर्म करने पर प्रसारित होने वाला पदार्थ कौन है? तो लोहा, मिश्र धातु, वायु, ये सभी क्या है? गर्म करने पर फैलने वाला पदार्थ है, प्रसारित होने वाला पदार्थ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो यह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 19 है कि लोहे को जंग लगने से रोकने की 2 विधियाँ कौन सी है? तो यह आपका है परत चढ़ना। परत चढ़ाने से ना लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो 2 विधियाँ आपका ये है, आपका है परत चढ़ाना नहीं होगा, ये होगा पेंट करना और यशदीकरण। ठीक है, पेंट करके और यशदीकरण करके हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों पेंट करके और यशदीकरण करके लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। ये 2 विधि है। ठीक है, लोहे को जंग से रोकने के लिए, जंग लगने से रोकने के लिए। अगले प्रश्न, अब यहाँ पर प्रश्न समाप्त हुआ। अब हमारा अगला चैप्टर यहाँ पर होगा चैप्टर 6 होगा। चैप्टर का नाम है पौधों में पोषण। ठीक है, पौधों में पोषण चैप्टर 6 क्लास साइंस का यह चैप्टर है। चैप्टर 6 है, क्लास 7th साइंस का चैप्टर 6। ठीक है, चलिए इसमें जो दिया हुआ प्रश्न है उसको पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि जीवों द्वारा भोजन के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करना तथा उन्हें विभिन्न शारीरिक कार्यों को करने योग्य बनाना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। जीवों द्वारा भोजन के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करना और विभिन्न शारीरिक कार्यों को करने योग्य बनाना, यह आपका पोषण कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने, जीवों में पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने कि वैसा जीव जो कच्चे पदार्थों को वातावरण से ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं स्वपोषण। क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने कि वैसा पोषण जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं बल्कि अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं हम परपोषण कहते हैं। ठीक है, परपोषण कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने कि सभी हरे पौधे क्या होते हैं? तो सभी हरे पौधे जो है ना स्वपोषी होते हैं।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन को बाहर निकलना पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छोटे छिद्र किसके द्वारा होते हैं? तो यह होता है स्टोमेटा। ठीक है, क्या कहलाता है? स्टोमाटा होता है। ठीक है, पत्ती की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने कि स्टोमेटा वृक्क के आकार वाली कितनी रक्षी कोशिकाओं से घिरी होती है? तो 2 रक्षी कोशिकाओं से घिरी होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो यह होता है पौधों के द्वारा। ठीक है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन पौधों के द्वारा होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने, प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल आवश्यक है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने कि सड़े गले पौधों या मृत जंतुओं के सड़ रहे शरीर से भोजन अवशोषित करना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है मृतजीवी पोषण। क्या कहलाता है? मृतजीवी पोषण। मृतजीवी जो होता है ना, वह सड़े गले पौधों या मृत जंतुओं से अपना भोजन को ना ग्रहण करता है, तो यह कहलाता है मृतजीवी पोषण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कि वैसे जीव जो अन्य जीवित प्राणी के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीव को क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका परजीवी। ठीक है, वैसे जीव जो अन्य जीवित प्राणी के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो वैसे जीव को क्या कहा जाता है? परजीवी कहा जाता है। ठीक है, परजीवी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने कि वैसे जीव जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं कीटाहारी। ठीक है, वैसे जीव जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है उसको कहते हैं कीटाहारी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने, इनमें से कौन एक विशेष प्रकार का पोषण है जिसमें विभिन्न प्रकार के 2 जीव पोषण के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं? तो यह है सहजीवी। ठीक है, सहजीवी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने कि स्वपोषी जीव का एक उदाहरण कौन सा है? तो गाय। ठीक है, गाय क्या है? स्वपोषी जीव का एक उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वपोषी गाय नहीं होगा, गाय नहीं होगा, स्वपोषी पूछ रहे हैं ना, तो स्वपोषी जीव का एक उदाहरण आपका नीम का वृक्ष होगा। ठीक है, क्या होगा? नीम का वृक्ष होगा। स्वपोषी जीव का एक उदाहरण है नीम का वृक्ष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने कि हरे पौधे द्वारा संश्लेषित भोजन का स्वरूप कौन है? तो यह है मंड या स्टार्च, जिसको क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं स्टार्च को। तो हरे पौधे द्वारा संश्लेषित भोजन का स्वरूप है मंड या स्टार्च। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने, इनमें से कलश पौधा या नेपथिन कौन है? तो कीटहारी। कीटहारी क्या करता है? वह कीटों को खाता है। तो इनमें से कलश पौधा या नेपथिन कौन है? तो कीटहारी है। नेपथिन जो होता है ना, नेपथिन नामक जो पौधा होता है ना, वह कीटों को भक्षण करता है, जिसको क्या कहते हैं? इस पौधे को क्या कहते हैं? कीटहारी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने कि इनमें से कौन एक परजीवी पौधा का उदाहरण है? तो परजीवी पौधा का उदाहरण आपका है अमरबेल। ठीक है, याद रखिएगा। अमरबेल जो है ना, यह परजीवी पौधा का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 18 है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा वातावरण से लिया जाने वाला गैस कौन है? तो यह आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है आपका प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा वातावरण से लिए जाने वाला गैस है। ठीक है, हरे पौधे जो है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 19 है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे के किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है? तो यह होगा स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों के किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है? तो स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 20 है कि क्लोरोफिल नामक रंजक हरी पत्तियों के प्रकाश संश्लेषी अंगक किस में मौजूद होता है? तो यह होता है आपका क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्लोरोफिल नामक रंजक हरी पत्तियों के प्रकाश संश्लेषी अंगक यह मौजूद होता है आपका क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने कि फफूंद तथा कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है? तो यह जो है ना मृत जीवी का उदाहरण है। फफूंद तथा कुकुरमुत्ता यह मृत जीवी का उदाहरण है। तो इस तरह से चैप्टर 6 हमारा समाप्त हुआ। अब हमारा आता है अगला चैप्टर, चैप्टर 7, और चैप्टर का नाम है हवा आंधी तूफान। हवा आंधी तूफान चैप्टर का नाम है। चलिए इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न है कि कहाँ अक्टूबर 1999 को एक भयंकर चक्रवात आया था? तो उड़ीसा में। याद रखिएगा, उड़ीसा में 18 अक्टूबर 1999 को एक भयंकर चक्रवात आया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने कि उड़ीसा में 18 अक्टूबर 1999 को एक भयंकर चक्रवात आया था जिसमें पवन की गति कितना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से थी? तो यह था आपका 200 किलोमीटर। ठीक है, उड़ीसा में 18 अक्टूबर 1999 को एक भयंकर चक्रवात आया था जिसमें पवन की गति कितना किलोमीटर प्रति घंटा था? 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार था। ठीक है, पवन की गति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने। उड़ीसा में 18 अक्टूबर 1999 को एक भयंकर चक्रवात आया था जिसके कारण कितने लोग बेघर हो गए थे? तो 7 लाख लोग। ठीक है, बहुत ही भयंकर चक्रवात था जिसमें 7 लाख लोग जो है ना बेघर हो गए थे। बेघर हो गए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने कि जर्मन वैज्ञानिक ऑटो वान गैरिक ने किस वर्ष अपना प्रयोग कर वायुमंडल के विशाल दाब का प्रदर्शन किया था? तो 1654 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने। किसी स्थान पर पवन की गति अधिक होने से वर्षा का दबाव में क्या परिवर्तन होता है? किसी स्थान पर पवन की गति अधिक होने से हवा का दबाव में क्या परिवर्तन होता है? तो यह होता है घट जाता है। ठीक है, किसी स्थान पर पवन की गति अधिक होने से हवा का दबाव घट जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने कि हमारी पृथ्वी किससे घिरी हुई है? तो वायुमंडल से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने कि हवा गर्म होकर किधर जाती है? तो ऊपर की ओर जाती है। हवा गर्म होकर किधर जाती है? ऊपर की ओर जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने कि जब सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है तो इसकी सतह और इसके आसपास की वायु क्या होते हैं? तो गर्म होता है। ठीक है, सूरज की किरण पृथ्वी पर पड़ती है तो इसकी सतह और आसपास की वायु क्या होती है? गर्म होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि चक्रवात अत्यधिक तेज की हवा है जिसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? तो समुद्र के ऊपर होती है। ठीक है, चक्रवात अत्यधिक तेज की हवा है जिसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? समुद्र के ऊपर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने। चक्रवात का केंद्र एक अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं? तो तूफान की आँख कहते हैं। क्या कहते हैं? तूफान की आँख। जहाँ पर चक्रवात का केंद्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? तूफान की आँख कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कि चक्रवात सबसे अधिक विनाशकारी है क्योंकि इसमें किसकी गति बहुत अधिक होती है? तो हवा की, पवन की गति सबसे अधिक होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 12 है कि पवन के बहने की दिशा क्या होती है?
तो अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर होता है पवन की बहने की दिशा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने। किसी स्थान पर पवन की गति अधिक होने से उस स्थान पर हवा के दबाव में क्या परिवर्तन होता है? तो घटता है। ठीक है, किसी स्थान पर पवन की गति ज़्यादा होने से उस स्थान पर हवा का दबाव में क्या परिवर्तन होता है? तो घटता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने कि तूफान की आँख का व्यास कितना होता है? तो 10 से 30 किलोमीटर के बीच होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने कि चक्रवात के समय उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा क्या होती है? तो वामावर्त होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने कि चक्रवात में समुद्र के ऊपर पवन की गति कितनी होती है? तो यह होता है आपका 15 से 30 किलोमीटर घंटा के बीच। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने कि पृथ्वी के असमान रूप में गर्म होने के कारण किसका निर्माण होता है? तो पवन धाराओं का निर्माण होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने कि पवन की शक्ति किस में मापी जाती है? तो एनोमोमीटर से पवन की शक्ति मापी जाती है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने। बहती हुई हवा को क्या कहते हैं? तो बहती हुई हवा को पवन कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने। जब भारी वर्षा के समय बिजली चमकती है तब कभी कभी वज्रपात भी होता है। सामान्य बोलचाल में हम इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बिजली गिरना। ठीक है, जब भारी बारिश होता है तो बिजली चमकती है और कहीं कहीं क्या होता है कि कभी कभी वज्रपात भी होता है, जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बिजली गिरना कहते हैं। ठीक है, वज्रपात को सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? बिजली गिरना। तो इस तरह से चैप्टर 7 में जो प्रश्न दिया हुआ था समाप्त हुआ। अब हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर 8 और चैप्टर का नाम है गति एवं समय। चलिए इस चैप्टर में जो प्रश्न दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दिया हुआ आपके सामने, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को हम उस वस्तु को क्या कहते हैं? तो चाल कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की हम चाल कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने। यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे तो उसकी गति को क्या कहा जाता है? तो एक समान गति कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने। यदि वस्तु की गति समरूप हो तो वस्तु की वास्तविक चाल किसके बराबर होती है? तो औसत चाल की बराबर होता है। यदि वस्तु की गति समरूप हो तो वस्तु की वास्तविक चाल औसत चाल की बराबर होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारी गोले को हम सरल दोलक का क्या कहते हैं? तो लोलक कहते हैं। ठीक है, भारी गोले को हम सरल दोलक का लोलक कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि लटकन बिंदु से लोलक के केंद्र को हम क्या कहते हैं? तो दोलक की ये हो जाएगा दोलक की लंबाई कहते हैं। लटकन बिंदु से लोलक के केंद्र को हम दोलक की लंबाई कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने। समय का मूल मात्रक क्या होता है? तो समय का मूल मात्रक सेकेंड होता है। ठीक है, समय का मूल मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर है जिसमें एक विशेष प्रकार की धूप घड़ियाँ लगाया गया है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं कालचक्र। ठीक है, प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर में एक विशेष प्रकार की धूप घड़ी लगाई गई है जिसे कालचक्र कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने। स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि में उसी पैमाने पर एक सरल रेखा में लिखे गए अंक हमेशा बदलते रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं
दूरी मापी कहते हैं, ठीक है। स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि में उसी पैमाने पर एक सरल रेखा में लिखे गए अंक हमेशा बदलते रहते हैं और उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? दूरी मापी कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि किसी वस्तु की गति तेज या धीमी इस बात का पता कैसे लगेगा? तो वस्तु की चाल से। कोई वस्तु कितना तेज चल रहा है, कितना धीमी चल रहा है, इसका पता वस्तु की चाल से लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वस्तु की चाल से। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 10 है कि दो शहरों के बीच की दूरी किस मात्रक से मापते हैं? तो किलोमीटर से मापते हैं, ठीक है। दो शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर से हम मापते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कि झूमा झूमी पर बच्चे की गति कैसी होती है? तो यह होता है आपका दोलनीय गति होता है। झूले पर बच्चे की गति कैसा होता है? दोलनीय गति होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने कि आकाश में उड़ती पतंग की गति क्या है? तो वर्ग रेखीय गति होता है आकाश में उड़ती पतंग का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने कि एक दोलक को 20 दोलन करने में 38 सेकंड लगता है, तो दोलक का दोलन का काल क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा 1.9 सेकेंड, ठीक है। आप भाग दीजिएगा 20 से 38 में, तो हो जाएगा 1.9 सेकेंड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने कि दोलक की गति क्या होती है? तो यह होता है आवर्ती होता है, ठीक है। दोलक की गति क्या होती है? आवर्ती होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने कि मकान की छत से गिरा हुए पत्थर की गति क्या होती है? तो सरल रेखीय होता है, ठीक है, सरल रेखीय होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने कि सरल दोलक के लोलक की गति क्या होती है? तो सरल रेखीय और दोलनीय ये दोनों होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने कि किसी दिए हुए सरल दोलक का दोलन काल एक दिए हुए स्थान पर क्या होती है? तो यह जो है ना नियत होता है और उसकी लोलक की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। तो इसमें दिया हुआ जो प्रश्न था समाप्त हुआ। अब हमारा अगला चैप्टर 9 गंदे जल का निपटान, ठीक है। क्लास 7 का साइंस है। चैप्टर 9 गंदे जल का निपटान चैप्टर का नाम है। चलिए पढ़ते हैं इसमें दिया हुआ प्रश्न को। पहला प्रश्न आपके सामने है, इनमें कौन कचरों में उपस्थित होता है? तो लोहा, शीशा, पॉलीथीन ये सभी कचरे में उपस्थित होता है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने कि विश्व के कितने प्रतिशत लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता है? तो 40% लोगों को शुद्ध पेयजल जो है ना उपलब्ध नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने कि करीब कितना प्रतिशत भूमंडलीय शुद्ध जल सिंचाई में उपयोग हो रहा है? तो 70%, ठीक है। 70% भूमंडलीय जल ना सिंचाई के उपयोग में हो रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में मनाया? तो यह मनाया था आपका वर्ष 2003 में। वर्ष 2003 इसका